नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विषाणु। विषाणु आज हम पढ़ेंगे। वायरस आप सभी को पता ही है, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। और पहला ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज क्या है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा विषाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ भाई, वायरस है जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या है, विष का अणु। ठीक है। ये अत्यंत कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक चल ही रहा है, ये आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे। मतलब कि एक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। ये किसके खंड है, प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। ठीक है। इसका एक इंटरेस्टिंग आपको मैं बता देता हूँ। ये अगर जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आएंगे, विषाणु अगर आ गया किसके संपर्क में, लिविंग सेल के संपर्क में। किसके संपर्क में आ गया, अगर लिविंग सेल के। ठीक है। कौन, विषाणु। तो ये हो जाएगा विषाणु जीवित। तो ये क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नहीं आते हैं किसके संपर्क में, जीवित कोशिकाओं के संपर्क में अगर विषाणु नहीं आते, तो वो रहेगा मृत। उस टाइम जीवाणु कैसा रहेगा, मृत। ठीक है। मतलब अगर ये निर्जीव अवस्था में है, वायु में है या निर्जीव वस्तुओं में है, तब तक विषाणु कैसा है, मृत है। तब तक वो डेड सेल है। लेकिन जैसे ही विषाणु किस में आ गया, जीवित कोशिका में, सजीव में, तो वो हो जाएगा जीवित। अर्थात आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि क्या हो गया, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ठीक है। कड़ियाँ ध्यान रखना, सजीव प्लस निर्जीव के बीच की कड़ी कौन हो गया, विषाणु। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने ये हो चुका है। और इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पक्षी और सरीसृपों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। तो आप उसका आंसर पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है। वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो कि इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन आपके सामने है। पूंछ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है, आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है, वायरस है। ठीक है। जो कि जीवाणु को संक्रमित करता है और संक्रमित करके उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। क्या है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है, वायरस है। ठीक है। विषाणु है, विषाणु। ठीक है। जो कि क्या करता है, जीवाणु को संक्रमित कर देता है। किसको संक्रमित कर देता है, जीवाणु को। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। मतलब कि ऐसा कौन है जिसमें कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। लाइकेन, आपको पता है ये भी कड़ी आ गई, लाइकेन भी क्या आ गई, कड़ी आ गई है। ठीक है। और विषाणु क्या है, विषाणु बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी क्या है, एंजाइम पाया जाता है। शैवाल में भी एंजाइम पाया जाता है। तो विषाणु में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर विषाणु बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विषाणु जैसे रेट्रोवायरस, HIV, इसमें भी क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये सच है। सभी विषाणुओं में,
सभी विषाणुओं में एंजाइम नहीं होता, सभी वायरस में एंजाइम नहीं होता, किंतु मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ विषाणुओं में होता है, जैसे HIV, किसमें, रेट्रोवायरस जिसको बोलते हैं HIV, इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। बहुत सारे रेट्रोवायरस है, ठीक है, आपको पता ही है, टोबैको का भी, उसमें भी क्या है, एंजाइम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। क्या है इसका आंसर, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है। ये आप लोग इसका क्या कर लेना, वो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और लाइकेन, जीवाणु तथा शैवालों में भी एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, सब में एंजाइम उपस्थित होता है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से, देखो बच्चों, स्कर्वी आपको पता ही है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाला। और निमोनिया आपको पता ही है, निमोनिया और दमा दोनों किससे रिलेटिव है? निमोनिया और दमा दोनों किससे रिलेटिव है? फेफड़ों की बीमारी है, प्रदूषण से होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण से दमा हो गया, ठीक है, दमा हो जाता है। और इसमें भी क्या है, फेफड़े, ठीक है, फेफड़े क्या होते हैं, क्षति पहुंचती है, क्षति बता देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट में बचता क्या है हमारे पास, बी, डेंगू। ये आप सभी को पता है, डेंगू क्या होता है, जो कि एक, जिसको आप बोल सकते हैं हड्डी तोड़ ज्वर। क्या बोल सकते हो उसको, हड्डी तोड़ ज्वर बोलते हैं आप डेंगू को। ठीक है, ये वायरस आपको पता ही है, ये क्यूलेक्स मच्छर से, किससे, क्यूलेक्स मच्छर तथा किससे, जो एडीज होता है उससे होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा, इसका आंसर क्या है, डेंगू। डेंगू किससे हो रहा है, मच्छर से। मच्छर भी क्या है, एक कीट, आप मान सकते हैं। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, ठीक है, जिसे क्यूलेक्स फेटिंग्स और एडिस एल्बोपिक्टस, एडिस एल्बोपिक्टस को मैं आगे बताऊंगा, बहुत ही अच्छा मच्छर है ये। अच्छा मतलब बुरा, और अच्छा पढ़ने के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, तथा एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में कुछ ही पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ बहुत अच्छे से कि भाई क्यूलेक्स फेटिंग्स, एडिस एल्बोपिक्टस तथा एडिस इजिप्टी नामक मादा मच्छर से फैलता है। कौन सा, डेंगू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर आप लोग देखेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लेटलेट्स है। ठीक है, जब भी डेंगू होता है तो इसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे। डेंगू से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और तो इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा असामान्य क्या हो जाएगा, रक्तस्राव हो जाएगा। ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का क्या होता है, रक्तस्राव को रोकने में। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो असामान्य रक्तस्राव, और असामान्य रक्तस्राव हो रहा है तो व्यक्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसकी, खून की। और खून की कमी हो सकती है, और ज़्यादा बह गया रक्त तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। पीला बुखार, चलिए, वायु के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, जल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, घरेलू मच्छर के द्वारा बिल्कुल नहीं। पीला बुखार जो येलो फीवर होता है वो किसके द्वारा फैलता है, वो एडीज के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, एडीज। ठीक है,
ये क्या है, एक मच्छर है। आप सभी को मैंने ऊपर भी बता दिया था, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये एडीज़ लिख दिया कि एडीज़ क्या। देखो इन चीज़ों को देखना, वीडियो आराम से देखना। टाइम ज़्यादा जाता है स्टडी में, टाइम ज़्यादा जाता है, टाइम लगने दो, लेकिन आपको जो मैटर मिलेगा स्टडी का वो सबसे अलग मिलेगा, बिल्कुल यूनिक मिलेगा, डिटेल में मिलेगा और आपको फ़ायदेमंद ही होगा। इसका आंसर आपको क्या लगाना है, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और कोई नहीं है तो कोई नहीं में मैंने बता दिया है वो एडीज़ मच्छर है। कौन है, एडीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। देखो ये टाइगर मच्छर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडीज एल्बोपिक्टस, मतलब एडीज प्रजाति का, ठीक है, एडीज वंश का क्या है ये, एल्बोपिक्टस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइगर मच्छर। ध्यान रखना, टाइगर मच्छर मतलब एडीज एल्बोपिक्टस, ना कि सिर्फ एडीज। एडीज प्रजाति का एडीज एल्बोपिक्टस, ध्यान रखना। इसकी प्रजाति क्या है, एडीज वंश का एल्बोपिक्टस प्रजाति है इसकी, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम है मच्छर का एडीज एल्बोपिक्टस। तो इससे क्या है, जो रोग होते हैं, इससे पीत ज्वर भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। लेकिन इससे अगर नहीं होता है, वो कौन सा रोग नहीं होता है इससे, जापानी एनसेफेलाइटिस, ठीक है। और ये क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, नहीं, तो इसका आंसर क्या है, डी, जापानी एनसेफेलाइटिस। लेकिन जापानी एनसेफेलाइटिस किससे होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसलिए आप नोटबुक उठाइएगा और उनको अच्छे से लिखिएगा। तो जापानी जो एनसेफेलाइटिस है वो किससे होता है, वो होता है फ्लेविराइडी। कौन, फ्लेविराइडी, ठीक है। ये जो होता है इसकी फैमिली का एक मच्छर होता है। कौन सी फैमिली, फ्लेविराइडी, ठीक है। फ्लेविराइडी फैमिली के जो मच्छर होंगे उससे क्या होगा, जापानी एनसेफेलाइटिस होगा। चलिए नेक्स्ट इसके डिटेल में जाते हैं। इसके डिटेल में सब कुछ लिख रखा है, ये लिख रखा है कि एडीज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर कहते हैं, आपको पता ही है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया। देखो इसका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एडीज एल्बोपिक्टस किस किस को वो करता है, पीत ज्वर, डेंगू, फिर तीसरा लिख देगा, फिर पीत ज्वर, डेंगू, या कुछ और लिख देगा, फिर डेंगू, चिकनगुनिया लिख देगा, या पीत ज्वर, चिकनगुनिया लिख देगा, और एक साथ में अलग लिख देगा, और एक ऑप्शन में तीनों को लिख देगा। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो जापानी एनसेफेलाइटिस जो है वो किसके कारण होता है, फ्लेविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया पुराना नाम है, आप सभी को पता है किसका पुराना नाम है, रेबीज़ का। किसका पुराना नाम है, रेबीज़ का। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। किसके द्वारा होता है, अब आपको पता ही है भाई, जीवाणु, रेबीज़ किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा या विषाणु के द्वारा। तो आप सभी को पता है रेबीज़ होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं इसको, आप सभी को पता होना चाहिए। हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी से व्यक्ति को क्या होता है, डर लगता है, पानी से डर, इसलिए हाइड्रोफोबिया। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आगे चलो यहाँ पढ़ते हैं। नाड़ीय तंत्र होता है, यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। केंद्रीय नाड़ी तंत्र, ठीक है। क्या, रेबीज़ का विषाणु है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र। और किससे फैलता है ये, कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, जंगली जानवर है जैसे चमगादड़ है, गीदड़ है, ठीक है। तो इन सब से क्या फैलता है, रेबीज़ रोग फैलता है, विषाणु है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर। भाई आपको पता ही है, मस्तिष्क के बाहर भी क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिस लेयर का नाम है मेनिंजेस,
अदर नाम है ये मेनिनजीज, कोई मेनिनजीज पढ़ता है, ठीक है, मेनिनजीज। तो ये लेयर किसके बाहर होती है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के बाहर। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग है? इसमें सूजन आ जाता है, मेनिनजीज में सूजन आ जाता है, जिससे रोग हो जाता है मेनिनजॉइट्स। कौन सा रोग हो जाता है? मेनिनजॉइट्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। भाई कौन सा रोग आ जाता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में? तो इससे हो जाता है मेनिनजॉइट्स रोग। और मेनिनजॉइट्स इसलिए है क्योंकि मेनिनजीज पर ये रोग होता है। मेनिनजीज जो लेयर होती है वो लेयर क्या करती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो उसमें ही वायरस और बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, तो इससे मेनिनजॉइट्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अच्छा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेनिनजॉइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से हो जाता है, ठीक है। चलो, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीवाणु बिल्कुल भी नहीं, अमीबा बिल्कुल भी नहीं, कवक बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण होता है रोटा वायरस। अब आप बोलोगे कि ये रोटा वायरस क्या है? तो रोटा वायरस क्या है? रोटा जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पहिया, ठीक है। एक रोटा वायरस होता है और एक दूसरा वायरस होता है जो नोरो वायरस है, बड़ों में ये होता है, ठीक है, नोरो वायरस। अब क्या होता है, जैसे होता है ना मल करते वक्त कुछ लोग हाथ नहीं धोते या गंदा पानी होता है, उससे क्या है ये रोग फैलता है, ठीक है। और इस वजह से आपको पता ही है गरीबी कुछ ज़्यादा है, तो इसके कारण 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता था, ठीक है। इससे बीमारी क्या हो जाती है? अतिसार हो जाता है, वो दूसरे वाला अतिसार नहीं है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? रोटा वायरस। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। विषाणु, जीवाणु एवं अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरोवायरस, ठीक है, संदूषित जल, ध्यान रखना, संदूषित जल, मल इत्यादि से, जबकि बच्चों में रोटा वायरस संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, ये है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी। एक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है पेंडेमिक। क्या है इसका आंसर? पेंडेमिक। अब ये पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एंडेमिक जो होगा, एंडेमिक आपको बता देता हूँ, एक क्षेत्र में स्थायी विशेष रोग। क्या है? स्थायी विशेष रोग, ठीक है, विशेष लिख देता हूँ, रोग। किसी क्षेत्र में क्या है? स्थायी विशेष रोग है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एंडेमिक। भाई उस क्षेत्र में क्या हो रहा है? एंडेमिक। अगर उस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में या उसी क्षेत्र में रोग क्या है? तेजी से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे उसको? एपिडेमिक, ठीक है। क्षेत्र बढ़ रहा है और रोग उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के आसपास तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? भाई तेजी से रोग बढ़ेगा तो क्या है? आसपास का जो क्षेत्र है वो भी संपर्क में आएंगे, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। और जब यह पूरे संपूर्ण आसपास पूरा क्षेत्र, काफ़ी एरिया, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में कवर कर लेता है, कंट्री को कवर कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को? पेंडेमिक। जैसे कि आपको पता ही है कोविड-19 अभी हुआ था, ठीक है, ये भी क्या है? एक महामारी है, पेंडेमिक बीमारी है, आपको पता ही है। पूरा जो हमारा विश्व है वो इससे लड़ा, संपूर्ण विश्व में फैला, तो ये पेंडेमिक रोग हो गया। तो इसका आप डिटेल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई यही सब कुछ दिया गया है। ये देखो यहाँ पे जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रोग है, तो क्या बोलेंगे उसको? एंडेमिक बोलेंगे। और नेक्स्ट, जब कोई रोग संक्रमण रोग निश्चित संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों में तेज़ी से फैलता तो एपिडेमिक बोलेंगे,
ठीक है। और विश्व क्षेत्र के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो विस्तार पेंडेमिक बोले। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो आप सेट को ध्यान से देखिए। विषाणु जनित मतलब वायरस से जो बीमारियां है वो किस सेट में है? आप देखिए, पढ़ते हैं। तपेदिक विषाणु से होती है? बिल्कुल भी नहीं। किससे होती है तपेदिक? बैक्टीरियल रोग है। कैसा रोग है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें? माइक्रोबैक्टीरिया। हर्पीज वायरस से रेबीज वायरस, तो ये इसका ऑप्शन तो हो गया, ये एक गलत हो गया। अब ये देखिए कैंसर, कैंसर को भी आप तुरंत काट देंगे क्योंकि कैंसर क्या होता है आपको पता ही है। कैंसर यहाँ पे भी है तो इसको भी आप काट देंगे। कैंसर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है। वायरस एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ वायरस के, जिगर का कैंसर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर, तो ये किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से जो कैंसर होता है, बैक्टीरियल कैंसर होता है, वो पेट का कैंसर। तो ये भी वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या है? मम्स। मम्स को क्या बोलते हैं? मम्स को मैं आपको बता देता हूँ। मम्स जो होता है उसको बोलते हैं कंठमाला। क्या बोलते हैं? कंठमाला। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो गले में होता है एक ग्रंथि होती है, पैराटाइड ग्रंथि होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मम्स, रेबीज, हर्पीज। छोटी माता चिकन पॉक्स कैसा है? वायरस का रोग है। और इसका वायरस कौन सा है? वेरिसेला। कौन सा वायरस है? वेरिसेला, ठीक है। कौन सा वायरस है? वेरिसेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके डिटेल में पढ़ते हैं। मम्स कंठमाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। पैराटाइड ग्रंथि मैंने बोल दिया है, कष्टदायक हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? पैराटाइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? ये अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इसका आंसर आपका पता ही है। डिप्थीरिया कैसा है? जीवाणु। हैजा जीवाणु। काली खांसी जीवाणु, ठीक है। तो एड्स आपको पता ही है। एड्स क्या है? एड्स है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है एड्स? वायरस के द्वारा, ठीक है। और वायरस कौन सा? रेट्रो HIV जिसको बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV की फुल फॉर्म। एड्स के लिए टेस्ट कौन सा होता है? एड्स के लिए टेस्ट आप सभी को पता है, एलिजा होता है। कौन सा होता है? एलिजा होता है, ठीक है। एक आगे मैं और बताऊंगा, तो चलिए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एड्स रोग विषाणु जनित रोग है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु रेट्रो विषाणु का समूह है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन तथा जल से, थूकने से, कुत्ते के काटने से। भाई पोलियो का वायरस जो है आपके शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है? चलिए, मच्छर काटने से? बिल्कुल भी नहीं। थूकने से? बिल्कुल भी नहीं। कुत्ते के काटने से? बिल्कुल भी नहीं। ये करता है दूषित भोजन तथा जल से, ठीक है। पोलियो का वायरस आपको पता ही होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इससे हो जाता है पैरालिसिस। क्या हो जाता है? पैरालिसिस, ठीक है। लेसिस, पैरालाइसिस भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब यही है। पैरालिसिस, पैरालिसिस। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता क्या है। देखो, इसमें जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो इसका जो वायरस है पोलियोमेलाइटिस। कौन सा वायरस है इसका? पोलियोमेलाइटिस। मेलाइटिस, ये किसका वायरस है? ये पोलियो का वायरस है। तो पोलियोमेलाइटिस क्या है? माइंड पर, मस्तिष्क पर जो पेशियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है जुड़ी हुई, उनके बीच जो प्रक्रिया चलती है उसको नष्ट कर देता है। और प्रक्रिया किसके थ्रू चलती है?
प्रक्रिया चलती है आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ, तो इसको ये नष्ट कर देता है। मतलब कुल मिला के आप बोल दो तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। जिससे क्या है, जिससे कि जो मस्तिष्क से निर्देश जाएंगे, संवेदनाएं जाएगी, संवेग जाएगा पेशियों को, वो नहीं पहुंच पाएगा। और जब पेशियों को संवेग नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ पे उस कंडीशन पे क्या है, पेशी काम नहीं करेगी और हो जाएगा आपको पैरालाइसिस। ठीक है, चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा गया है। इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया था। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है बी। आप दूषित भोजन तथा जल से, मैंने बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो। जो व्यक्ति यहाँ तक वीडियो देख चुका है मतलब वो पढ़ना चाहता है, इसीलिए मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे बताना चाहता हूँ जिस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आई है उसी तरह से अन्य बच्चों को भी ये वीडियो पसंद आ सकती है। और यदि आपको पसंद भी नहीं आ रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको शेयर तो करना ही चाहिए, जिससे कि क्या पता दूसरे बच्चों को समझ में आ जाए, उसे मैटर मिल जाए, समझ में बात आ जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पुराने एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पूरे उसको ढूंढने में, बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है कि भाई ये कहाँ है कहाँ है। तो स्टेट में किसी भी लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, तो उनमें ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस के बारे में और इनको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना चाहे। वैसे सब्सक्राइब आपको करना चाहिए ताकि आगे आप अन्य वीडियो को देख सकें। मेरा अभी नया नया चैनल है और मैं डेली इसमें क्या कर रहा हूँ, अपने चैनल्स में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, आपको पता होना चाहिए विषाणु जनित रोग। इसमें से आंसर क्या है? अभी तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ 6 रोग। ठीक है, किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से, बैक्टीरियम से। बाकी खसरा, रेबीज, पोलियो क्या है? विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो मेलाइटिस द्वारा होता है। ठीक है, बाकी आपके और अन्य रोगों के बारे में इसमें बता रखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप 10 सेकंड पीछे जाइए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। अब इसमें भी क्या है, कंडीशन है। जो पोलियो का जो टीका है वो सबसे पहले किसने तैयार किया? वो किया था 1952 में। 1952 में जॉनस सॉल्क ने। किसने किया था? जॉनस सॉल्क। ठीक है, लेकिन बाद में अल्बर्ट साबिन। कौन थे? अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस एक है लेकिन इसके बारे में जो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मैटर बता रहा हूँ। और क्वेश्चन एक के ये मान लो कि 3 से 4 बन रहे हैं, तो 15 के आपको 45 से 50 क्वेश्चन 15-20 मिनट में आराम से मिल चुके हैं। और आप उसको एक दिन में अगर इतने क्वेश्चंस को आप याद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका दिन बन चुका है। तो मैं बता रहा था अल्बर्ट साबिन ने तैयार किया कौन सा? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, कौन सा तैयार किया? ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका। किसने तैयार किया? अल्बर्ट साबिन। ठीक है, अल्बर्ट साबिन। ध्यान रखना इस बात को। बाद में क्या था? पहले किसने किया था? पहले जो टीका बनाया था वो बनाया था जॉनस सॉल्क 1952। ठीक है, 1952 में। और इसका मैं आपको और कुछ फैक्ट बता देता हूँ। 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो इसके जो ट्राइवैलेंट टीके थे भारत में लगते थे। अब तो आपको पता ही है 27 मार्च
27 मार्च, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 2014, 27 मार्च 2014 में क्या हुआ है, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को क्या कर दिया है, भारत को कर दिया 2014 में, 27 मार्च 2014 में पोलियो मुक्त। ठीक है, आई बात समझ में, पोलियो मुक्त भारत को कर दिया है। लेकिन अब भारत में जो टीका भी लगता है, मैंने बताया इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप है, ट्राइवेलेंट है। ठीक है, लेकिन भारत में 99 के बाद आज तक टाइप 2 नहीं देखा गया है। कौन सा, पोलियो का टाइप 2 नहीं देखा गया है। तो इसलिए भारत वाले अब वैक्सीनेशन जब करते हैं पोलियो का, तो उसमें कौन सा टीका लगाते हैं, उसमें लगाते हैं बाइवैलेंट टीका, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 को नहीं लगाते। बाकी कई देशों में जहाँ पोलियो फ्री नहीं हुआ है, जहाँ पे टाइप 2 भी पाया जाता है, और भारत में भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वापस ट्राइवेलेंट कर दिया जाएगा। लेकिन 99 के बाद अभी तक टाइप 2 नहीं मिला है, इसलिए अब कौन सा लगा रहे हैं, टाइप बाइवैलेंट, टाइप 1 और टाइप 3। और आपको पता होना चाहिए 27 मार्च 2014 में पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को देखिए। वीडियो क्वालिटी में मैं डेली इम्प्रूवमेंट चल रहा है, डेली जो नई वीडियो आ रही है कुछ ना कुछ पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी ऐसा है तो सुझाव आप मुझे कमेंट में दे दीजिए, लेकिन शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या है, जो अन्य बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है, उन तक वीडियो पहुंचेगी, मैटर को देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, वो सुझाव भी देंगे। अगर आपके अभी समझ में नहीं आ रही तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो आगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको भी पता है, सबको पता चल चुका है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है और पुराने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को भी अभी तक पता चल चुका होगा। और एक क्वेश्चंस के मैं जैसे 15 से 20 क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो 15 से 20 क्वेश्चंस का ही इतने क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50 से 60 आपको मिल जाए। और एक दिन के लिए बायोलॉजी में इतना बहुत है। कुछ दिनों में केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, केमिस्ट्री के लेक्चर भी आएंगे, लेकिन मैं अभी बायोलॉजी का फिक्स करना चाहता हूँ, टाइम फिक्स करना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बाकी शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर से आपको फिक्स हो जाएगा आने वाले टाइम में क्वेश्चंस में डेली इम्प्रूवमेंट से काफ़ी अच्छा कोशिश करूँगा, ग्राफिक लाने की, तो काफ़ी अच्छा मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी आपको मौका है। आप अंडर 100 में 1000 के अंदर व्यूअर से हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, आप मेरी फैमिली में जुड़ जाएंगे। अभी से आप मेरी फैमिली में जुड़ जाएंगे, अभी से, क्योंकि बाद में मुझे पता है ये रुकने वाला नहीं है, इसमें डेली इम्प्रूवमेंट चलेगा और फैमिली बढ़ेगी। तो आप हमारे पुराने सदस्य हो गए, जो नए सदस्य आएंगे तो वो क्या है, आपको अच्छा फील होगा कि भाई नहीं हम पहले से, वरना आप अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बाद में आपको पता चल रहा है कि भाई इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए, तो आपको पढ़ाई में अच्छा लगेगा, तो आप सोचोगे यार मैं पहले ही पुरानी फैमिली बन जाता, अब मुझे भी नए तरह से बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ भी आप भावनाओं के साथ भी आप देखिए। तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत शानदार वीडियो है, क्वेश्चंस बहुत शानदार है, क्वालिटी डेली इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैं मानता हूँ अगर कुछ दिक्कतें हैं तो मैं उसको सुधार में निरंतर प्रयास करता रहूँगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।